स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ है विजेंद्र कुमार, जिन्होंने हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 26 रैंक हासिल की है। वेलकम विजेंद्र थैंक टू यू स्टडी सर। आईक्यू प्लेटफॉर्म एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी अच्छे रैंक से एग्जाम क्लियर किया है। जी तो विजेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो जर्नी रही प्रिपरेशन की, वो कैसी रही। सर, मेरी प्रिपरेशन की जर्नी जैसे स्टार्टिंग में कॉरपोरेट से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जैसे प्रिपरेशन 16 के अराउंड में स्टार्ट की यूपीएससी की प्रिपरेशन। हम्म। फिर बीच में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गया था। ओके। हाँ, उसके बाद फिर मैं स्टडी आईक्यू से जुड़ गया अभी मेंटरशिप टीम में। हम्म। और फिर उसके साथ साथ प्रिपरेशन चलती रही और फाइनली अभी एचसीएस में 26 रैंक। तो विजेंद्र, जैसे आप एक मेंटोर भी हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि एक मेंटोर की क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी एस्पिरेंट के लिए जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या प्रिपरेशन कंटिन्यू करता है। जैसे आपकी भी लंबी जर्नी रही है इतनी अच्छे रैंक लाने के लिए, तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि मेंटोर का क्या रोल होता है। हम स्टूडेंट्स के चैलेंजेस को देखते हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। सबसे जो पहला चैलेंज है वो रिसोर्सेज के रिगार्डिंग आता है। हम्म। अभी आप देखोगे तो हर किसी कोचिंग के नोट्स, बुक्स, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे हम्म। कि कौन सा सोर्स हमें फॉलो करना है और कौन सा स्किप करना है। हम्म। तो एक रिसोर्सेज के रिगार्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मेंटोर का। दूसरा होता है नोट मेकिंग के रिगार्डिंग, कि आप कैसे अपने रिसोर्सेज को और कॉन्साइज कर सकते हो, प्रिसाइज कर सकते हो। हम्म। फिर इसके अलावा अगर स्टूडेंट डीमोटिवेट, देखो हर किसी के लाइफ में वो फेज आता है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक टाइम बाद हमें लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। हम्म। तो उस फेज में जब स्टूडेंट डीमोटिवेट होता है तो मेंटोर का रोल वहाँ पे भी आता है कि वो आपको पुश करता है। हम्म। तो उसके बाद जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी में भी मेंटोर का काफ़ी रोल रहता है हम्म। कि आप अपने स्ट्रेटजी कैसे बनाएं कि एग्जाम को टारगेट करने के लिए अभी आपको प्रीलिम्स टारगेट करना है या मेंस टारगेट करना है। हम्म। इसके अलावा आप टाइम मैनेजमेंट का भी रोल रहता है मेंटोर का, कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग होते हैं, तो जो लिमिटेड टाइम है उसको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करें। सो इसी तरह मल्टीपल रोल्स रहते हैं मेंटोर का। तो मेंटोर के हर एक चैलेंज, स्टूडेंट के हर एक चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मेंटोर होता है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो हम एस्पिरेंट होता है वो बहुत सारे वर्किंग एस्पिरेंट भी होते हैं जो कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं और एंगेज है, उन पर लिमिटेड टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है प्रिपरेशन का। तो जैसे आपने भी बच्चों को गाइड किया है और कर रहे हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे चैलेंजेस आते हैं टाइम मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को। टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स को इस तरह का आता है कि वो प्री और मेंस के रिगार्डिंग किस तरह अपने टाइम को डिवाइड करें। हम्म। सिमिलरली जो वर्किंग होते हैं, किसी की मॉर्निंग में शिफ्ट रहती है, हम्म। काफ़ी की शाम को शिफ्ट रहती है, तो वो जो लिमिटेड टाइम मिलता है उनको ऑफिस आवर्स के अलावा जैसे 4 से 5 घंटे के अराउंड, तो उसमें किन टॉपिक्स को या किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे रखें। तो वहाँ पे मेंटोर हेल्प करता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग, अगर आपका प्री स्ट्रॉन्ग है तो आप मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उस 4 से 5 घंटे में। तो वहाँ पे प्रायोरिटी सेट करने में अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ और वीकनेस स्टूडेंट के, तो मेंटोर वहाँ पे हेल्प करता है स्टूडेंट। सो विजेंद्र, जैसे कोई हम एक कोई एस्पिरेंट है जो कि से फॉर एग्जांपल 2 या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है जी। और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इवन प्रीलिम्स भी नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे स्टूडेंट को कैसे गाइड करते हैं, कैसे बताते हैं कि आपको कैसे अपना मोटिवेशन बना के रखना है सो दैट कि वो अपने एग्जाम की तरफ बढ़ता रहे। काफ़ी स्टूडेंट्स को जैसे प्रीलिम्स का इश्यू होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनका प्रीलिम्स हो जाता है लेकिन मेंस नहीं निकलता है। हम्म। तो वहाँ पे अपनी जो वीकनेस है कि कहाँ पे एक्चुअल इश्यू कहाँ पे आ रहा है। जैसे प्रीलिम्स का अगर इश्यू है, हम्म। तो प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट है उनका स्कोर देख के कि पीछे कितना स्कोर रहा है, ओके। प्लस उनकी वीकनेस, कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज है उनके अच्छे नहीं होते, हम्म। जो वो पढ़ रहे हैं वहाँ से उनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। हम्म। सिमिलरली उनका एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करने का तरीका है, सोल्व करने का तरीका है, वो सही नहीं है, या फिर वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो वो एनालाइज करके कि स्टूडेंट कहाँ पे वीक है और किसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो ओके। उन वीकनेस पे काम करके फिर प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। ओके, तो ये सारा का सारा एक मेंटर जो है हाँ स्टूडेंट के साथ मैं डिस्कस करके। हाँ, यहाँ पे मेंटोर क्या है कि स्टूडेंट की जो वीकनेस है हम्म। उसको एनालाइज करके और फिर उनको फर्दर गाइड करते हैं कि आप कैसे अपने जो प्रीलिम्स में जो इश्यू हुआ, अगर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करना आ रहा हम्म। या फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो उन सभी के रिगार्डिंग फिर मेंटोर हेल्प करता है स्टूडेंट। तो हमारा यहाँ जहाँ जैसे एक प्रोग्राम भी है टारगेट पीसीएस प्रीलिम्स, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। जी। आई थिंक इस प्रोग्राम में भी इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और आपने आई थिंक कुछ स्टेट्स का लिया भी है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। टीपीपी टारगेटेड प्रीलिम्स के जो हैं सेशंस, वो मैंने यूपी पीसीएस के सेशंस लिए हैं काफ़ी। हम्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो करते हैं,
कि जैसे कि पॉलिटी प्रिपेयर करे तो उन्होंने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, लेकिन स्मार्टली प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। हम हम्म। देखते हैं कि पॉलिटी में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं, जो कि हम्म। इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ। और काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हम्म। तो टीपीपी में उसी पे फोकस किया जाता है कि लास्ट के जो 5 to 10 ईयर्स में आप किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, हम्म। प्लस वहाँ पे भी किस एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ओके। वो सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं टीपीपी के सेशंस में, जो कि स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर स्मार्ट वे में प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं सेशंस। ओके, दैट मीन्स उनको एक आप प्रीलिम्स रेडी बना देते हैं कि स्टूडेंट प्रीलिम्स रेडी रहे, उसको पता रहे कि उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक्चुअल एग्जाम में। हाँ, एक बेसिक नॉलेज के बाद एक बार उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया, हाँ। तो फर्दर उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, तो वो फिर टीपीपी सेशन के थ्रू हेल्प की जाती है। तो बिजिन, जैसे हमने एक ये चीज़ देखी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पाते, या कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हियर से या किसी ने उनको कुछ बता दिया उसी के अकॉर्डिंगली अपना शायद ऑप्शनल भी वो सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जब कोई स्टूडेंट जैसे हरियाणा पीसीएस है उसके लिए ऑप्शनल उनको सेलेक्ट करना है, तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे सब एस्पिरेंट्स को जो ये सेशन हमारा देख रहे हैं, कि वो क्या ध्यान रखें ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए? देखो, ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली हरियाणा पीसीएस में। तो ऑप्शनल को आप सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि किन ऑप्शनल्स में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे अगर एचसीएस में आप देखोगे तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है। तो एक तो वो फैक्टर हो गया कि किन ऑप्शनल्स में अच्छा स्कोर है। दूसरा, फिर आपकी स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से और आपने कभी मैथ्स नहीं लिया है, तो अगर हियर से के बेसिस पे जस्ट आप कि यहाँ पे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप मैथ्स ले लो, तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या है कि फिर आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा उतने टाइम में और आपको चीज़ें भी समझ नहीं पाएंगी। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी बने, प्लस वो सब्जेक्ट हो जहाँ पे स्कोरिंग भी हो। तो ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। और आई थिंक जो ऑप्शनल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है हाँ सर, फाइनल एचसीएस में सिलेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ऑप्शनल क्या? मेरा जियोलॉजी ऑप्शनल था, ये भी मैंने चेंज किया ओके। क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल साइड सब्जेक्ट है, तो हाँ। यहाँ पे था कि मार्क्स अच्छे आएंगे, हम्म। और वो मार्क्स अच्छे भी आए यहाँ पे। हाँ, और आप इस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल भी थे? हाँ, इसमें कंफर्टेबल, कुछ जियोग्राफी से भी रिलेटेड था। हम्म। तो जियोग्राफी जैसे जीएस में काफ़ी पढ़ी हुई थी, हम्म। तो बस कुछ पार्ट जियोग्राफी का भी था, और बाकी जो टॉपिक्स देखिए मैं उनमें कंफर्टेबल था। ओके। और एक और फैक्टर था इसमें, ये सिलेबस भी थोड़ा सा इसका छोटा है एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड दूसरे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करते हुए स्टूडेंट कितना कंफर्टेबल है सब्जेक्ट के लिए, हाँ उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो भी एक फैक्टर है उसमें। बिजिन, जैसे जब स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है फिर वो उसको मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है, तो मेंस जो है वो जो सब्जेक्टिव पेपर होता है हमारा, जिसमें आई थिंक फोकस हमारा आंसर राइटिंग पे रहता है, जी। तो आप मेंस के लिए क्या बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेंस की प्रिपरेशन? हाँ, मेंस की प्रिपरेशन के टाइम जो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हमें एक बार बेसिक आंसर राइटिंग, जैसे कि डायरेक्टिव्स कौन से होते हैं उनको समझना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे क्वेश्चन की जो डिमांड एड्रेस करना। अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी आंसर राइटिंग की कि क्वेश्चन को कैसे डिमांड एड्रेस करनी है, उसके बाद तो जस्ट हमें कंटेंट और स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन, उन सभी टॉपिक्स पे फोकस करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिमांड की। ओके। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो उनको जो जो पता होता है वो लिख देते हैं, जो कि एक्चुअल डिमांड भी नहीं होती है क्वेश्चन की। तो हमें सबसे पहले डिमांड को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद स्टेप वाइज हमें स्ट्रक्चरिंग प्लस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में भी हम अलग अलग इनोवेशन कर सकते हैं, ओके। जैसे कि डायग्राम का यूज़ करना है। जियोग्राफी का अगर क्वेश्चन हुआ तो हम वहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं इंडिया का या वर्ल्ड का, जहाँ पे भी डिमांड हुई। इसके अलावा जैसे प्रेजेंटेशन में हम टेबल बना सकते हैं डिफरेंस पे, तो वो इनोवेशन रहेगी अलग अलग। तो जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हुआ उतना ही मार्क्स आपको ना आधा, 1 नंबर या 1.5 नंबर तक आपका बढ़ जाएगा। एक एक दो दो नंबर हाँ, वो करके एक आपको एक फाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेंगे। जी जी, वो एक एक दो नंबर ही आपका डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अगर जैसे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं तो हर एक में आधा या 1 नंबर का भी हुआ तो आपका 20 मार्क्स के अराउंड डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो बिजन, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, उसने अपना पीसीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और आप पे भी स्टूडेंट्स हैं, और उसने जस्ट आंसर राइटिंग करना स्टार्ट किया है, तो आप उसको क्या गाइड करते हैं कि उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल हमारा एक फ्रेशर स्टूडेंट है। फ्रेशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो बेसिक फाउंडेशन है आंसर राइटिंग की, लाइक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन,
वो ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग में कभी भी कंटेंट और उन सब पे इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उनके पास उतना कंटेंट नहीं होता है और प्लस उनका रिवीजन भी नहीं होता है। तो जो बेसिक्स हैं आंसर राइटिंग की, जैसे इंट्रोडक्शन कि वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, लाइक 3 to 4 लाइन्स में आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर जो मेन बॉडी है वहाँ पे आपको कैसे प्रेजेंट करना है, हेडिंग को हाईलाइट करके, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं, बट जो बेसिक्स हैं आंसर राइटिंग के वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो एज ए फ्रेशर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है स्टार्टिंग में। जो कंटेंट है, प्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चरिंग है, वो स्टेप वाइज प्रोसेस है। एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर स्टेप वाइज आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो, प्लस आपके मल्टीपल रिविजन्स होंगे तो आपका कंटेंट अच्छा होता जाएगा। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअली स्टूडेंट जो होगा बाय प्रैक्टिस, बाय इवैल्यूएशन, विद गाइडेंस अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, विद जैसे स्टार्टिंग में बेसिक आंसर लिखना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उनके कंटेंट की तरफ ध्यान दिया कि कैसे आप फैक्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो या प्रेजेंटेशन में कैसे मैप का यूज़ कर सकते हो, वो स्टेप वाइज। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, इवैल्यूएट होगा उनका आंसर, तो वहाँ से फीडबैक मिलेंगे। तो ऐसे टाइम बाउंड जब आंसर प्रैक्टिस होगी तो फिर इम्प्रूवमेंट हो जाता है आंसर। इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर गाइडेंस भी चाहिए स्टूडेंट को जी, बिल्कुल। कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपके आंसर्स में जो इनोवेशन होती है वो बिना गाइडेंस के पॉसिबल नहीं हो पाती है। कि आपको आंसर में किस तरह का डायग्राम, फ्लो चार्ट यूज करना है, डायग्राम यूज करना है, या फिर मैप यूज करने हैं, टेबल यूज करनी है। ओके। तो हाँ, उन सब के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होती आपने मेंशन किया कि यहाँ पे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो आई थिंक मेंटर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है है जी। तो उस रोल को आप थोड़ा और मेंशन करना चाहेंगे, थोड़ा और बताना चाहेंगे मेंटोर के रोल के बारे में? मेंटोर, जैसे कि हमने पहले अभी प्रीलिम्स के बारे में बात की थी कि जैसे वीकनेस जो भी स्टूडेंट की होती है एनालाइज करके, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मेंस के रिगार्डिंग भी, और मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट आंसर राइटिंग होता है, और मेंस ही गेम डिसाइडर होता है क्योंकि इसी के मार्क्स ऐड होते हैं। तो आंसर राइटिंग में जैसे स्टूडेंट्स के आंसर्स लिखे उन्होंने, तो उनके एक एक जो एस्पेक्ट्स है उस पर डिस्कशन, जैसे काफ़ी टाइम होता है कि स्टूडेंट इंट्रोडक्शन काफ़ी लॉन्ग लेंदी लिखता है या फिर जनरल लिखते हैं, तो वहाँ पे मेंटोर का रोल आता है कि कैसे स्पेसिफिक और प्रिसाइज वे में आप इंट्रोडक्शन लिखो टू द पॉइंट। सिमिलरली फिर जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कि आप इसमें फर्दर और क्या इनोवेशन कर सकते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी जो प्रेजेंटेशन की इनोवेशंस है वहाँ पे आपके 0.5 या 1 मार्क्स तक आपका इंक्रीज हो जाता है आंसर में। तो वहाँ पे मेंटोर का रोल आता है कि आप प्रेजेंटेशन को फर्दर कैसे इन्हांस कर सकते हो, क्या यूज करके। सिमिलरली फिर आपकी जो वे फॉरवर्ड की जो अप्रोच है, तो वहाँ पे आप कितने इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हैंडल करनी है, जैसे कि आपका क्वेश्चन हेल्थ पे हो या एजुकेशन सेक्टर पे हो, तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि आपके जनरल जो सॉल्यूशंस रहते हैं आपने बुक में पढ़े, नोट्स में वो, लेकिन जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं थोड़े इनोवेटिव, हाँ, उसके साथ आप केस स्टडीज वो अगर डालोगे तो वहाँ पे क्या है कि मेंटोर का रोल आता है कि आप किस तरह से थोड़े से और इनोवेटिव और अच्छे सॉल्यूशन जो कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो सके, वो आप डालिए, ना कि जो जनरल सॉल्यूशंस हैं जो वो किस जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसकी बजाय। और इसमें ये भी है कि जो स्टूडेंट है अगर जो इन केस उसको कोई क्वेरी भी है तो वो आई थिंक मेंटर के साथ डिस्कस करके टाइमली उसको रिजोल्व भी करा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेंटोर का हर तरह से रोल रहता है कि चाहे वो टाइम मैनेजमेंट में भी, जैसे आंसर राइटिंग में स्टूडेंट्स का क्या स्टार्टिंग में टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम में लिखते हो क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको टाइम बाउंड मैनर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में अगर स्टूडेंट ने स्टार्ट किया आंसर राइटिंग तो वो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर मेंटोर पुश करता है कि कैसे आप टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिखिए। तो मान लो स्टूडेंट अभी 15 मिनट्स में लिख रहा है और वो टोटल 7 to 8 मिनट्स में लिखना होता है एक्चुअल एग्जाम में। हाँ, तो वहाँ पे उनको टाइम लिमिट टारगेट दिया जाता है कि अभी आप 15 में लिख रहे हो तो 2 मिनट्स घटा के नेक्स्ट क्वेश्चन आप वो टारगेट कीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट को पुश किया जाता है कि ताकि आप टाइम बाउंड मैनर में एक अच्छा आंसर लिख पाओ। विजयन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब वो अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाते हैं एग्जामिनेशन की, तो वो स्ट्रेटेजी कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइट होती है या बहुत ज़्यादा आई वुड से कि चैलेंजिंग होती है कि वो एक ही दिन में अपना टाइम टेबल रख लेते हैं, मुझे 10-12 घंटे पढ़ना है, और जो स्ट्रेटेजी है उनकी वो एक साथ ही 6 महीने की स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटेजी पे जब कोई स्टूडेंट एक स्ट्रेटेजी बना रहा है एग्जाम की, किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उसको? 6 महीने की बनानी चाहिए, मंथली बनानी चाहिए, वीकली बनानी चाहिए, डेली बनानी चाहिए? तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं,
तो उसके लिए वो अपने लिए टारगेट्स भी हाई रख लेते हैं कि लाइक 5 to 6 मंथ में पूरा सिलेबस कवर करना है और फिर उसको एग्जाम को टारगेट करना है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बार सिलेबस के अलावा रिवीजन करना होता है काफ़ी टाइम, क्योंकि तभी आप अपने माइंड में कंटेंट रिटेन कर पाते हो और तभी रिकॉल होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी देखो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, बट नॉर्मली क्या होता है कि एक तो आप ब्रॉड स्ट्रेटजी रखिए कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एग्जाम कितने दिन बाद है। तो उस तरह से आप ब्रॉड स्ट्रेटजी टारगेट कीजिए कि लाइक 1 महीने में 2 सब्जेक्ट्स ये कवर करने हैं और उसके बाद ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो एक वो ब्रॉड विजन रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मंथली रख सकते हैं कि मंथ में मेरे को 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। और इसके अलावा डेली जो टाइम टेबल है वो वीक का आप टाइम टेबल सेट कर सकते हो, लाइक 8 to 9 आवर्स का, जो कि सस्टेनेबल भी हो। अदरवाइज आप हाई टारगेट्स सेट करोगे, वो आपके अचीव नहीं होंगे, तो फिर उससे आपको क्या होता है कि डीमोटिवेशन आएगा, गिल्ट फील होगा कि आपने सिलेबस कवर नहीं किया है। तो इसलिए अपना टारगेट है वो इस तरह से लिमिटेड रखो कि आप वो कवर कर पाओ, और फिर धीरे धीरे एग्जाम के पास जाके आप खुद को पुश कीजिए कि मान लो अभी आप 7 to 8 आवर्स का आपका एवरेज चल रहा है आवर्स का, और जैसे जैसे आपका एग्जाम आए आप थोड़ा धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम से पहले एग्जॉस्ट मत हो जाइए, एग्जाम तक अपने आप को बचा के रखिए। हाँ, स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही लाइक 10-14 आवर्स इतने हाई टारगेट सेट कर लेते हैं, और फिर जैसे जैसे एग्जाम्स आएगा फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर वो उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाते, और जो एक्चुअल एफर्ट्स हैं वो हमें एग्जाम के पहले ही लगाने होते हैं। एग्जाम के लिए अपने आप को बचा के भी रखना है। बिल्कुल, एनर्जी और अपना जोश उसके लिए आपको बचा के रखना है। तो दोस्तों आज हमने विजेंद्र सर से बात की और हमें और आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर हुई, स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स स्ट्रेटजी, और जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं, और अगर जो आपको और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम आपको उनके आंसर करेंगे। थैंक यू विजेंद्र सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।